हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करेंगे जेनेटिक टेस्टिंग इन नियोनेट एंड चिल्ड्रन। जो जेनेटिक्स की थर्ड यूनिट है ना, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। इसमें मेनली तीन टॉपिक्स है। एक तो डेवलपमेंटल डिलेशन है, एक कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज है, और तीसरा है डिसमॉर्फिज्म है, डायस्मॉर्फिज्म है ना। ये तीन टॉपिक है ओनली। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, है ना। तो मीनिंग क्या है इसका, मतलब कि जेनेटिक टेस्टिंग इन नियोनेट या चिल्ड्रन, इसका मीनिंग क्या है। मतलब मीनिंग ये है कि जो भी चिल्ड्रन बच्चे रहते हैं, नियोनेट्स रहते हैं, न्यू बॉर्न बेबी रहता है, उसमें जेनेटिक्स मतलब डीएनए में परिवर्तन के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स है ना, तो उसके बारे में इसमें जानेंगे, है ना। तो इसका मीनिंग ये है ना। तो मेनली तीन तीन डेवलपमेंटल रिलेशन जो भी एबनॉर्मलिटीज है ना, वो अपने इस सब्जेक्ट में मतलब इस यूनिट में दे रखी है। पहला कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, फिर दूसरा डेवलपमेंटल रिलेशन, फिर तीसरा डाइमॉर्फिज्म है ना। तो ये तीन टॉपिक थे। तो बिना किसी देरी के फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी वो रहती है जिसमें किसी स्ट्रक्चर या फंक्शनली प्रॉब्लम्स आ जाए, है ना। कोई भी न्यू बॉर्न बेबी हुआ या चिल्ड्रन है, उसकी स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर बॉडी की क्या है और किसका फंक्शन है, जो मतलब सिस्टम में या मतलब क्या नाम अंदरूनी जो भी सिस्टम है ना, उसके फंक्शन में कुछ एबनॉर्मलिटीज है या फंक्शन मतलब कंडक्ट ना करे, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एबनॉर्मलिटीज आ जाए, है ना, उसे कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज बोलते हैं। ये क्या कौन कौन सी हो सकती है। एक तो ब्रेन हो सकता है, एक हार्ट हो सकता है, एक लंबर हो सकता है, या मेटाबॉलिक हो सकता है, या ग्रोथ हो सकता है, या डेवलपमेंटल हो सकता है ना। तो इसमें कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं अपन, है ना। तो पहला टेस्ट है तो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, है ना। सबसे पहला फर्स्ट है टेस्ट, है ना। क्या क्या न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग होता है जिसमें न्यूनेट जो भी चिल्ड्रन है ना, जो भी मतलब या तो 24 घंटे या 72 घंटे के अंदर उस बेबी का, बच्चे का, है ना, जो जेनेटिक मतलब जो ब्लड है ना, उसका टेस्टिंग किया जाता है। उसमें पता किया जाता है कि इसमें कुछ कंजेनाइटल या जेनेटिक डिसऑर्डर या इनहेरिटेंस जो भी डिसऑर्डर, डीएनए के कारण या जीन के कारण या क्रोमोसोमल जो भी एबनॉर्मलिटीज है ना, उनके बारे में पता किया जाता है। जिसमें सिकल सेल हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, है ना, और फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, ये रहता है। फिर बाद में दूसरा आता है क्रोमोसोमल टेस्टिंग, जिसमें क्रोमोसोम्स मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी है ना, उसके क्रोमोसोम्स को लिया जाता है। फिर उसको क्रोमोसोम्स को लेकर उसमें टेस्टिंग करवाई जाती है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज नहीं है कि नहीं है ना। तो इसमें क्रोमोसोमल टेस्ट में जो भी क्रोमोसोम्स के कारण मतलब या तो कुछ बढ़ गया या घट गया, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे क्या नाम है, डाउन सिंड्रोम हुआ जिसमें ट्रायोसोमी हो जाती है किसी गुणसूत्र के कारण। फिर तीसरा टेस्ट आता है वो डीएनए स्क्रीनिंग, है ना, जिसमें डीएनए जो न्यू बॉर्न बेबी है ना, उसका डीएनए जो ब्लड लेके उसमें टेस्टिंग करवाई जाती है कि कोई भी मतलब डीएनए में कुछ परिवर्तन हुआ, म्यूटेशन हो गया कि नहीं हुआ, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे डेवलपमेंट डिलेशन हो गया, है ना, कुछ एबनॉर्मलिटीज आ गई फंक्शनली, है ना, जो इनके बारे में इसमें बात करें। फिर हमारे आता है चौथा, जिसमें अल्ट्रासाउंड या प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए जाएंगे। मतलब जो बर्थ है ना, उससे पहले ही जो न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ होगा ना, उससे पहले अपन टेस्टिंग करवा लेंगे इससे कि मतलब कोई भी मतलब डेवलपमेंट है या कुछ फंक्शनली या जीन के कारण या क्रोमोसोमल के कारण कुछ एबनॉर्मलिटीज हो रही है या डेवलपमेंटल डिलेशन हो रहा हो, तो उसके बारे में पहले से अपन इसमें टेस्टिंग करा लेंगे तो अपन को पता चल जाएगा, है ना। तो ये थे आपके जो जो टेस्ट थे। फिर हमें इसके बाद में स्क्रीनिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अपन कोई भी टेस्ट वेस्ट करा लेंगे तो उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहले मतलब कोई भी जो जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ तो उसका पहले अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे, अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे। फिर बाद में कुछ अर्ली ट्रीटमेंट हो जाएगा, अर्ली ट्रीटमेंट हो जाएगा तो उसका अपन जो कॉम्प्लिकेशन हो गया आगे, क्या मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी आ गया फिर उसमें वेरिएशन कॉम्प्लेक्शन होंगे ना, तो उसके वेरिएट कॉम्प्लेक्शन को अपन रोक सकते हैं, है ना, उसके कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बाद में उसको जो पेशेंट है ना, जो मतलब पेरेंट्स है, उनको अपन सपोर्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हो सकती है, आगे मतलब इसमें और परिवर्तन हो सकता है ना। तो ये करेंगे। फिर बाद में इसके फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएंगे कि मतलब ये जो जेनेटिक टेस्ट है ना, वो आपको कितना ज़रूरी है। अगर कुछ भी फंक्शनली या स्ट्रक्चरली या डीएनए के कारण या कुछ और मतलब म्यूटेशन या क्रोमोसोमल परिवर्तन हो जाएगा ना, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो मतलब वो नर्स उसकी फैमिली प्लानिंग को एजुकेट करेगी कि ऐसे ऐसे है। अब इसमें नर्सिंग के रोल जो कल मैंने आपने वीडियो डाला था ना, उसमें नर्सिंग के रोल, सब में नर्सिंग के रोल आएंगे, तो इसमें भी नर्सिंग का रोल आ गया। क्या क्या करेगी, एजुकेट करेगी, इमोशनली सपोर्ट करेगी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेगी, है ना, जो जेनेटिक काउंसलिंग करवाएगी, है ना, और इसके साथ साथ जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी, लीगल एंड इथिक्स के साथ होगा। ये सारे पॉइंट उसी के मतलब वो आ जाएंगे, है ना। तो अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट ही बारे में, तो अब बात करते हैं डेवलपमेंटल डिलेशन। डेवलपमेंटल डिलेशन क्या होता है। कोई भी नॉर्मल मतलब डेवलपमेंट होता है तो उसे डिले हो जाना, मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कब चलता है, कब स्पीकिंग करता है, नॉर्मली नॉर्मली 8 मंथ में वो है ना चलना फिरना चालू कर देता है, मतलब ऐसे चलना, है ना।
फिर वहाँ में क्या नाम है, स्पीकिंग 2 साल के अंदर बोलना चालू कर देता है। अगर इस टाइम पीरियड के बाद में भी या तो बोल नहीं पा रहा या कुछ मतलब चल नहीं पा रहा या कुछ और फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी है, तो इन सभी चीज़ों को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल डिलेशन बोलते हैं। जो डेवलपमेंट हो रहा है ना उसका डिले हो जाना, मतलब छूट जाना, पीछे रह जाना, है ना, तो इसे डेवलपमेंटल डिलेशन बोलते हैं। जैसे चलने फिरने में हो गया, सोचने समझने में हो गया, है ना, सोशल इंटरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ये सारी चीज़ें है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अभी बताया, जैसे मोटार डेवलपमेंटल डिलेशन। मोटार मतलब कोई भी न्यू बॉर्न बेबी रहता है ना, तो मेनली है ना 12 से 15 मंथ के अंदर है ना नॉर्मली बेबी चलना फिरना ऐसे मतलब छोटे छोटे बच्चे मतलब इधर उधर घूमना ऐसे चारों हाथ पैर से चलना चालू कर देते हैं। परंतु इसके इस टाइम पीरियड के बाद में भी चलने मतलब ऐसे चलने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो डेवलपमेंटल डिलेशन में आता है। और एग्जाम्पल जिसमें स्पीकिंग डिलेशन हो गया, कोई भी बच्चा रहता है ना, 2 साल की मतलब एज में वो बोलना चालू कर देता है ना, थोड़ा पा ऐसे करके, मतलब जो वो छोटे छोटे शब्द है ना उनको जोड़ जोड़ के, है ना, देख देख। अगर इसके बाद में भी मतलब बोल नहीं पा रहा ना, तो वो डेवलपमेंट डिलेशन में आता है ना। तो डेवलपमेंटल डिलेशन में क्या मतलब क्या कारण है कि ये डेवलपमेंट डिलेशन हो रहा है ना। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स के कारण हो सकता है ना, जिसमें डाउन सिंड्रोम हो सकता है ना। फिर वहाँ में सिंगल जीन के कारण हो सकता है ना, कोई भी जीन में एक जीन है ना उसमें परिवर्तन आ जाए। फिर तीसरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण हो सकता है ना। तो ये थे आपके। फिर इसमें अपन को क्या क्या मतलब कौन कौन से टेस्ट है ना, कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, है ना। अपन को कंफर्म डायग्नोसिस टेस्ट कराना चाहिए, है ना, स्क्रीनिंग टेस्ट कराना चाहिए। फिर वहाँ में थेरेपी अपन इसको मतलब जो भी थेरेपी मतलब स्पीकिंग थेरेपी या मतलब और फिजिकल एक्टिविटी जो भी थेरेपी रहती है ना, वो अपन को उस न्यू बेबी को देना चाहिए, है ना। फिर हम इसमें मतलब क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे कि अपन मतलब इसे बोल सकते हैं कि डेवलपमेंटल डिलेशन हो रहा है इस बच्चे में, है ना। तो साइन एंड सिम्टम मतलब अच्छे से बोल नहीं पाएगा, है ना, उसकी सोचने समझने की क्षमता है ना वो मतलब नैरो मतलब कम रहेगी, पुअर रहेगी, है ना, उसकी मेमोरी पावर कम रहेगी, उनमें उसके स्ट्रक्चरली एबनॉर्मलिटीज रहेगी, है ना, उसका बिहेवियर थोड़ा सा मतलब चेंज रहेगा, है ना, वो बोल अच्छे से स्पीकिंग नहीं कर पाएगा या मतलब बोलने में प्रॉब्लम आएगी या बोल नहीं पाएगा, है ना, या कोई चल नहीं पाएगा, फिजिकल एक्टिविटी मतलब नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम रहते हैं इसके अंदर। अब इसमें नर्स का क्या क्या रोल रहता है, नर्स की क्या क्या रोल रहता है ना, जो भी मतलब वो पेरेंट्स है उन्हें एजुकेट करेगी, है ना, अवेयरनेस दिलाएगी, है ना, फिर वहाँ में उसको असिस्ट करेगी, मॉनिटरिंग करेगी, है ना, उसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बताएगी, है ना, जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में बताएगी। और जो भी जेनेटिक्स के क्या मतलब क्या नाम टेस्ट डायग्नोसिस होते हैं, ट्रीटमेंट होता है, वो सारी चीज़ें उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म मतलब बताएगी कि अपन को ऐसा ऐसा कर सकते हैं और ये इसका ट्रीटमेंट हो सकता है ना। तो ये था आपका डेवलपमेंट डिलेशन। अब है ना, अब बात करें थर्ड पॉइंट, है ना, डिसमॉर्फिज्म। डिसमॉर्फिज्म मतलब डिस प्लस मॉर्फिज्म। डिस मतलब एबनॉर्मलिटीज और मॉर्फिज्म मतलब शेप ऑफ बॉडी, मतलब जो बॉडी की स्ट्रक्चर है ना उसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाना। मतलब यहाँ फंक्शनली एबनॉर्मलिटीज नहीं आएगी, यहाँ ओनली स्ट्रक्चरली एबनॉर्मलिटीज आएंगे। अपन की देसी भाषा में बोले ना, जैसे लंगड़ा लूला काना बहरा, है ना, वो रहता है इसमें, है ना, जो भी मतलब फंक्शनली एबनॉर्मलिटीज नहीं आएंगी, स्ट्रक्चरली, है ना, ये आपको ध्यान रखने की बात है ना। डिसमॉर्फिज्म क्या होता है, किसी भी एबनॉर्मलिटीज फिजिकल फंक्शन, है ना, जो भी बॉडी की शेप साइज है ना उसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाना, है ना। तो ये तो डिसमॉर्फिज्म है ना। जिसमें क्या क्या हो सकता है डिसमॉर्फिज्म में, हेड का हो सकता है, हेड मतलब स्मॉल हो जाए या लार्ज हो जाए, है ना, आइज का हो सकता है, छोटी या बड़ी हो जाए, है ना, नोइज नाक का हो सकता है, नाक फ्लैट हो जाए या चपटी हो जाए, है ना, वो हो सकता है। माउथ क्या हो सकता है, बड़ा हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए, है ना। ईयर्स का हो सकता है, या तो ईयर में मतलब विकृति मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाए या कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाए। हैंड्स में हो सकता है छोटे हो जाए, मतलब छोटे मतलब या अपनी कलाइयाँ छोटी हो जाए या कुछ मतलब एबनॉर्मलिटीज आए। या फेस में हो सकता है मतलब बिगड़ जाए अपना फेस थोड़ा सा ऐसे मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, है ना। तो ये सारी एबनॉर्मलिटीज रह सकती है। इसके कोज क्या क्या है, कैसे कैसे ये हो सकता है ना। तो पहला है आपका जेनेटिक सिंड्रोम में रहते हैं उनके कारण हो सकता है ना, जैसे डाउन सिंड्रोम रहा उसके कारण हो सकता है। फिर दूसरा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के कारण हो सकता है, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट कर देते हैं। फिर हमें जिसमें थर्ड पॉइंट आता है सिंगल जीन के कारण हो सकता है ना, एक्स क्रोमोसोम के कारण, है ना। फिर आता है पेरेंटल प्रॉब्लम्स के कारण हो सकता है,
जिसमें इन्फेक्शन हो गया, अल्कोहल हो गया, या मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान हो गया। तो ये थे आपके 4 कोज, है ना? फिर कोज की तो आगे बात करते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या-क्या है ना? जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, वो इन्हीं के कारण होते हैं। अपन फिर बाद में जेनेटिक टेस्टिंग मतलब जेनेटिक जो भी टेस्ट रहते हैं ना, वो अपन को करवाने चाहिए। फिर हमें अर्ली डायग्नोसिस करवाना चाहिए। मतलब पहले अपन डायग्नोसिस करवा लेंगे तो आगे मतलब आगे फ्यूचर में उसकी एब्नॉर्मैलिटी और ज़्यादा मतलब नहीं होगी। जो भी मतलब या इनहेरिटेंस नहीं होगा, या मतलब पेरेंट्स टू मतलब चिल्ड्रन में नहीं जाएगा, ट्रांसमिटेड नहीं होगा। फिर हम उसमें ट्रीटमेंट कराएँगे और थेरेपी की मतलब रिक्वायरमेंट रहेगी तो थेरेपी प्रोवाइड कराएँगे। फिर जीन काउंसलिंग कराएँगे। जीन काउंसलिंग पता है मतलब जीन काउंसलिंग वो होती है जिसमें उसका ट्रीटमेंट, उसके प्रिवेंशन, उसका डायग्नोसिस जो भी सारी चीज़ें होती हैं ना, वो आती है जीन काउंसलिंग। तो जीन काउंसलिंग कराएँगे। फिर अपन बात करते हैं नर्स का क्या-क्या रोल रहता है। नर्स का रोल क्या-क्या रहता है, जो डॉक्टर रहेगा, है ना? उसको असिस्ट मतलब बताएगी कि ये इसको प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर है ना, उसमें जेनेटिक ट्रीटमेंट देगा। उसका पेशेंट को इमोशनली, साइकोलॉजिकली सपोर्ट करेंगे, एजुकेट करेंगे, अवेयरनेस रखेंगे और उसकी हिस्ट्री कलेक्शन अपन जो भी मतलब जो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे ना, कि उसके मतलब फर्दर कोई मतलब फैमिली में कोई इस डिज़ीज़ जो भी प्रॉब्लम है, इससे कोई मतलब प्रभावित था कि नहीं था, है ना? वो कर लेंगे। फिर वहाँ उसको एजुकेट करेंगे, अवेयरनेस दिलाएँगे, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएँगे, थेरेपी देंगे। तो ये सारी अपन बात की। तो ये था आपका 3rd यूनिट में। 3rd यूनिट में ओनली 3 पॉइंट थे। एक तो डिसमॉर्फिज़्म था, डेवलपमेंटल डिलेशन था, कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ था। तो ये सारे आपको बता दिए गए हैं। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है? अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।